नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस 8 बज चुके हैं और आप सभी को यहाँ पर पता है डेली रात को 8 बजे, जी हाँ दोस्तों, डेली रात को 8 बजे जो यहाँ पर आप सभी की हिंदी की जो क्लास है आपके यहाँ पर चलती है। तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। सभी लोग बता दीजिएंगे सभी लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं डेली आपको प्रोवाइड की जा रही है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्लास को। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, डेली मेरी 2 से 3 क्लासेस जो है अनअकैडमी पे भी चलती है। तो आप लोग अनअकैडमी पे जो मेरी क्लासेस हैं 2 बजे, 5:30 बजे और रात को 9 बजे, ये सारी क्लासेस जो है आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है और वहाँ पर मेरी क्लासेस का फ़ायदा आप लोग डायरेक्टली जो है उठा सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको इस कोड का यूज़ करना है, आप लोग उसके बाद मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में जो है उठा सकते हैं। डियर गुरुजी, इस कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा। मैंने बताया था ना कि आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है जवाब देते हुए चलेंगे। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई खड़ी बोली हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी का जो अन्य सही नाम है वो आपका कौरवी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जितने लोग कौरवी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। भाई फैजाबाद का मैं भी हूँ। अब तो अयोध्या जनपद हो गया है तो यहाँ पर अवधी बोली, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, यहाँ पर अवधी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्नौजी बोली जो है किस जनपद में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कन्नौजी बोली जो है किस जनपद में बोला जाता है? चलिए भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई कन्नौजी की अगर हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शनों में आपका जो हरदोई दिया गया, बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोग यहाँ पर हरदोई जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपकी कन्नौजी बोली जो है बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र की बोली है? किस बोली का क्षेत्र है? बहराइच में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में जो है क्या बोला जाता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो भाई इन सब जगहों पर याद रखिएगा आपका अवधि ही, सुल्तानपुर यहाँ पर देखिए एक सिंपल से दे दिया था ऑप्शन, अवधि यहाँ पर चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आयो शब्द जो है निम्नलिखित में से किस बोली का है? क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है आयु शब्द जो है निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयु शब्द जो है आपका अवधि। और भैया खायो, खाना खाए लियो, ये सब जो है आपका अवधि का लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भाई ब्रज भाषा का विकास जो है आपका किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 बोला गया है ब्रज भाषा का विकास जो है किससे हुआ है? तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा ब्रज भाषा का विकास जो है पश्चिमी जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, राजस्थानी ब्रजभाषा, हरियाणवी, इन सब का विकास जो है सौरसेनी से हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है उनका मेन आधार क्या है, किस आधार पर वो बांटे गए हैं? तो याद रखिए दोस्तों इतिहास। ठीक है, उनका जो आधार है वो आपका क्या है? इतिहास है। उन भाषाओं का जो इतिहास है उनका आधार है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 8 के बारे में तो पूछा गया है कि मगही हिंदी किस प्रदेश की बोली है? मगही हिंदी बताइए सर जी किस प्रदेश की बोली है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मगही हिंदी जो आपकी बिहार की बोली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो याद रखिए दोस्तों अपभ्रंश में टोटल आपके 8 स्वर। ठीक है, अपभ्रंश में 8 स्वर थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका, ऑप्शन नंबर, इसको याद करने का तरीका क्या है? आ से 8, आ से अपभ्रंश, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी थी?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है वो आपकी कौन सी थी? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हनुमान बाहुक। ठीक है, हनुमान बाहुक जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेरा ऐप है वो आपका आ ही चुका है अनअकैडमी का। तो आप लोग मेरे सॉरी जो मेरा डीएगू जी ऐप है ये आ ही चुका है, तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता ही रहेगा, और जो हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ या हिंदी का जो बेस्ट मटेरियल है, मैंने एक बुक के रूप में उसको पूरा का पूरा जो है संकलित कर दिया है, जहाँ पर थ्योरी भी मैंने दे दिया है और साथ ही साथ जो है 10 प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं। तो इस बुक को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसी ऐप में यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस ऐप से जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जा करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली डियर गुरुजी आर्यन सर सर्च करके भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ थे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 11 बोला गया है, अपभ्रंश की उत्तराकालीन अवस्था का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या भाई? अवहष्ट है, अवहट्ट है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है किसने नाम दिया है? हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है किसने बोला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्य से क्वेश्चन आप सभी पेपर में आते ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 13 बोला गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोजे वतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोजे वतन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति के रूप में विख्यात है, बताइए सर। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में? अच्छा, सरदार पूर्ण सिंह को क्या बोला जाता है बेसिकली? आलोचक, नाटककार, निबंधकार या व्यंग्यकार? 14 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है यहाँ पर एक निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे बोला गया है कि हिंदी का पहला पत्र, तो पहली बात तो पेपर में ये भी आता है कि पहला पत्र क्या है? उदंत मार्तंड है, ये चीज याद रखिएगा। इसकी प्रकाशन भूमि कहाँ थी? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसकी प्रकाशन भूमि यानी कि इसका प्रकाशन बताइए सर किस शहर से जो है हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलकाता यहाँ पर जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? पश्चिमी में आपका देखिए अवधी लैंग्वेज, पूर्वी में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, पूर्वी हिंदी में आपका ये आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अवहट्ट से क्या तात्पर्य है? 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे सर अवहट्ट से क्या तात्पर्य है? तो अवहट्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, अवहट्ट का मतलब होता है ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक है, अवहट्ट का मतलब क्या होता है भाई? अवहट्ट, ग्रामीण अपभ्रंश, ये चीज याद रखिएगा। और परिनिष्ठित अपभ्रंश अलग होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 18 बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देख सकते हैं कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया आचार्य नरेंद्र देव, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है गियर्सन ने कहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गियर्सन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। हिंदी के पहले जो आपके गद्यकार हैं वो आपके कौन है? जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। तो भाई हिंदी के जो पहले गद्यकार है वो
लल्लू लाल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विनय पत्रिका की जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या है। तो विनय पत्रिका जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग, तो ब्रज भाषा में। बिल्कुल सही बात है सर। जितने भी साथी यहाँ पर ब्रज भाषा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है भाई, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और जो चीज़ें आपकी वो क्लियर होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विनय पत्रिका तो क्लियर हो गई ना, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अच्छा, ब्रज कभी कभी पेपर में आता है विनय पत्रिका जो है किसकी रचना है, ये भी बताते हुए चलेंगे सर जी। फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, यहाँ पर किसकी रचना है। तो तुलसीदास जी। ठीक है भाई, यहाँ पर तुलसीदास जी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। बांगरू, चलिए बांगरू की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका बेसिकली हरियाणा की साइड में बेसिकली आपका लैंग्वेज बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, यहाँ पर स्वयंभू जो दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 के बारे में, तो पूछा गया है कि भाई कबीर दास किस शासक के समकालीन थे। समकालीन बताइए सर जी, किस शासक थे, किस शासक के थे। जवाब देती है यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर सिकंदर लोधी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब बिहारी जो है वो निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। 25 नंबर प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिहारी जो है किस काल के कवि थे। तो साथियों याद रखिएगा, बिहारी जी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, रीतिकाल जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई भक्ति काल के रामश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन कवि हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। भक्ति काल के रामश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामश्रयी पूछा गया ना, तो रामश्रयी में कौन, सूरदास तो कृष्ण जी की भक्ति करते थे, मीराबाई भी कृष्ण जी के भक्ति थे, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये रामश्रयी शाखा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताइए कहाँ की है। 27 नंबर प्रश्न है, जवाब देते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ी बोली जो है कहाँ की है। तो साथियों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी जो बोली है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में आपका कुमाऊनी आ जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आपका कौरवी, ब्रजभाषा, बांगरू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। राजस्थानी हिंदी में आपका मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, ये सब आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताते हुए चलना है। 28 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है सर, मृगावती। ठीक है, मृगावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक लोकप्रिय है आपका। वैसे रामचरितमानस भी है, बट रामचरितमानस जो है आपका क्या है, रामायण का बेसिकली आपका क्या है, एक प्रकार से अनुवाद है। लेकिन महाकाव्य अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत भी है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ज़्यादा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस आलोचक ने किया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुकुटधर पांडे। काफ़ी लोग यहाँ पर सही जवाब नहीं दे रहे हैं, बट इसको याद रख लीजिएगा, मुकुटधर पांडे ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य जो है किसको माना है। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर चिंतामणि। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं चिंतामणि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्रज भाषा है
बताइए सर जी। 31 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या आपकी पहाड़ी हिंदी है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रज भाषा जो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी में नहीं आता। पूर्वी हिंदी में मैंने आपको अवधी बता रखा है, ये आता है। बिहारी में आपका मैथिली उथली हो गया आता है, पहाड़ी मैंने कुमाऊनी, ये सब चीज़ें बता रखी हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। 32 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता जो है आपकी क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। सिंपल सी बात है भाई, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। अभी मैंने आपको बताया सर, मेवाती किसके अंतर्गत आएगा, पूर्वी हिंदी बिल्कुल नहीं, बिहारी हिंदी बिल्कुल नहीं, पहाड़ी हिंदी बिल्कुल नहीं। बचा क्या दोस्तों आपका राजस्थानी, मारवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, ये सारी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सही युग्म का चयन करना है। बताइए सर जी, यहाँ पर सही युग्म कौन सा हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, पहला वाला देखा जाए तो बिल्कुल पहली बात की करते हैं पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। जबकि पहाड़ी का गढ़वाली से हो जाएगा, पूर्वी हिंदी का देखा जाए तो बघेली थोड़ा सा हो जाता है, चलो मान लेते हैं, बिहारी हिंदी का बघेली से हो जाएगा, और पूर्वी हिंदी यहाँ पर देखा जाए तो कोई नहीं है, यहाँ पर मारवाड़ी जो दिया गया है ये आपका राजस्थानी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिए, 35 के बाद 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है, इनमें से बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है, तो भोजपुरी, मगही, अवधी और मैथिली। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़ के क्लियर हो गया कि अवधी जो लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, ये आपका बिहारी के अंतर्गत नहीं आता है। भैया अगर बिहारी के अंतर्गत नहीं आता तो किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। 36 नंबर प्रश्न है, भाषा के संबंध में भाई असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए आपसे क्या बोला गया है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, बहुत ही अच्छी बात है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, ये भी सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही है। लेकिन भाषा कभी भाई पैतृक संपत्ति नहीं होता है। ठीक है, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है, कौन जो है आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी में आता है, बघेली भी पूर्वी हिंदी में। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लियर नहीं किया था, इसको मैंने थोड़ा गलत किया था, इसको थोड़ा सही कर लो, नहीं तो फिर इन फ्यूचर जैसे आप लोगों से गलती ना हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर जो बघेली बोला था ये बिहारी हिंदी कर दिया था, पर इसको करेक्ट कर लीजिए, बघेली जो है आपका बिहारी नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले करेक्ट कर लो, जो चीज़ें गलत हुई है। यहाँ पर जो बघेली जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर इस क्वेश्चन में था कि कौन सी हिंदी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 में जो आपका भोजपुरी जो है आपका, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 38 के बारे में, तो पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं। 38 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी उपबोलियां हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। पश्चिमी हिंदी, फटाफट जवाब देते हुए चलिए। तो यहाँ पर टोटल 5 उपबोलियां हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां भाई, आपकी 5 उपबोलियां हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। लेखिका पूछा गया है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है आपकी कौन है। चंद्रकिरण, होमवंती देवी, बंग महिला या चंद्रमुखी ओझा। 39 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा बंग महिला, याद रखिएगा बंग महिला। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्मवाद का विद्रोह किसने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किसने कहा है। जवाब यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, जवाब आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र यहाँ पर जो है इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब रानी केतकी की कहानी, इसके रचनाकार कौन है। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी जैसे क्वेश्चन पेपर्स में आपका जो टीचिंग का जो टेस्ट होता है उसमें आपका ये जो
क्वेश्चन है आपका आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंशी इंसाल्लाह खान। बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी जीवनी है। बताइए सर जी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 दिया गया है। इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी जीवनी है, बापू, करमवीर, श्री गांधी, अकाल पुरुष गांधी। बताइए सर जी। अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी जीवनी है श्री गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, श्री गांधी जी की जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, ड्रावर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई सिंधी भाषा का संबंध जो है किससे है। सिंधी भाषा का जो संबंध है आपका किससे है। क्वेश्चन नंबर 43 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई सिंधी भाषा का जो संबंध है आपका ब्राचड़ से है। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई पूछा गया है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति है, मर्माभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 44 है। जवाब सभी लोग यहाँ पर देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की, तो महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही बात है सर, छायावाद की कवि है, पेपर में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी सतसई जो है किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो साथियों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अवधी भाषा का। ठीक है, बिहारी सतसई जो दिया गया है ये आपके अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला जो नाटक है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आधे अधूरे। ठीक है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आधे अधूरे सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश क्या वाल्मीकि, ये क्वेश्चन शायद अभी हो चुका है ना, फिर से बता दीजिए सर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है बट फिर से जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो दोस्तों याद रखिएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलो, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन की जो त्रासदी है वो आपका किस उपन्यास में वर्णित है। 48 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई देश विभाजन का जो त्रासदी है वो आपका झूठा सच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस उपन्यास में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो आपके कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष आपके बाल गंगाधर खेर जी थे। ठीक है, तिलक मत कर दीजिएगा, बाल गंगाधर खेर, ये चीज जो है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। इन चारों में आपको बिहारी हिंदी बोली का नाम जो है ढूंढते हुए चलना है। मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली और बुंदेली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मगही जो दिया गया है। ठीक है, ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जबकि बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ध्यान से देखिएगा, आंसर की के साथ जो इसका पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली अगर आपको जितने भी अभी तक फ्री जो स्टडी मटेरियल है, जितने भी आपके फ्री स्टडी मटेरियल है, आप लोग ये मेरा ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए, डियर गुरुजी आर्यन सर करके। इस ऐप को आपको सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करके आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा, ये 3 डॉट पर क्लिक करने पर, तो वहाँ से आप लोग जा करके ऐसे रीजनिंग का, हिंदी का जो स्टडी मटेरियल है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये स्टोर वाला ऑप्शन जो नीचे दिया गया है, स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेरी जो हिंदी की बुक है जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप लोग इस हिंदी की बुक को जो है जाकर के परचेज कर सकते हैं। और इसी
ऐप के माध्यम से वहीं पर आप लोग ऑनलाइन ही इस बुक को पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं पे ही पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे और वीडियोस भी वहाँ पर आएंगे, तो आप लोग वहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए चलिएगा। तो आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे मिलते हैं आप सभी से अनअकैडमी की क्लास में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।